नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की, बल्कि एक नहीं, दो फिल्मों की, जो पार्ट वन पार्ट टू के रूप में आई, जो पिछले 10 सालों से जो नए फिल्म मेकर्स हैं उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। और इनमें जो भी पिक्चरें आती हैं, जो भी फिल्में आती हैं, जिन्हें देख करके नए फिल्म मेकर्स जो होते हैं, इंडिपेंडेंट जो फिल्म मेकर्स होते हैं, उनको एक उत्साह मिलता है कि ऐसी फिल्म मैं भी बना सकता हूँ। तो उसमें शीर्ष स्थान पर जो फिल्म है वो है गैंग्स ऑफ वासेपुर। 10 साल पहले ये रिलीज़ हुई थी, पार्ट वन पार्ट टू दोनों मिला करके 2012 में रिलीज़ हुआ था। 22 में 10 साल पूरा हो गया, ये यानी 10 साल पूरा होने के बाद का ये ईयर है। और मैंने सोचा कि इस पर एक टेक्निकल रिव्यू आपके लिए बनाऊं कि ये फिल्म क्यों इतनी बड़ी सफलता अर्जित की और इस फिल्म से आप क्या सीख सकते हैं, किस ढंग से, किस तरीके से टेक्निकलिटी वे में कम बजट में ये फिल्म बनी, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डेवलपमेंट की, पिक्चर को डेवलप कैसे किया गया। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये एक एक्सीडेंटल डेवलपमेंट था, यानी एक्सीडेंटल फिल्म है जो अचानक हो गया। ऐसा नहीं कि इसके लिए बहुत दिनों से दिमाग में चल रहा था कि फिल्म हम इस तरह से बनाएंगे और ऐसे करेंगे, कई साल का प्रयास, ऐसा कुछ नहीं। अचानक एक फिल्म इस तरह से आया। सेकंड पॉइंट में मैं बताऊंगा कि जिसे अनुराग कश्यप ने लपक लिया और उनको लगा कि इस फिल्म में कुछ जान है और उसको डेवलप करते गए और एक्सीडेंटली वो फिल्म इतना बड़ा हो गया और इस कदर हिट हो गया कि वो खुद भी नहीं सोचे थे कि इस तरह से इसको सफलता मिलेगी। सेकंड पॉइंट में आते हैं कि इस फिल्म का मूल में कौन था और किस ढंग से ये फिल्म सामने लेकर के आए। इसके बहुत सारे इंटरव्यूज़ अनुराग का भी आप देखेंगे या बहुत सारे और लोगों ने भी बताया होगा, लेकिन मैं जिस दृष्टिकोण से देख रहा हूँ थोड़ा सा अलग है। देखिए, जब आपके मन में जज्बा होती है ना कि मुझे एक फिल्म बनानी है या फिल्म मेकिंग के क्षेत्र में कदम रखना है, चाहे वो एक्टिंग के क्षेत्र में हो, डायरेक्शन के क्षेत्र में हो, एडिटिंग के क्षेत्र में हो, सिनेमेटोग्राफी के क्षेत्र में, आप अगर इसके बारे में बहुत कुछ नहीं भी जानते हैं तो वही बात जुनून वाली, अगर जुनून हो ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक लड़का वाशेपुर से आता है जो फिल्म के बारे में कुछ नहीं जानता, बस उसके दिमाग में एक फिल्म रहती है, एक घटना, कुछ घटनाएं होती है, जो घटनाएं आपस में मिले होते हैं और उस घटनाओं के कुछ अंशों का वो चश्मदीद गवाह भी रहता है, जो अपने सामने होता हुआ देखा है। उन चीज़ों को वो परोसता है एक फिल्म मेकर के सामने, और वो थे अनुराग कश्यप जी। और अनुराग को वो फिल्म अच्छी लग जाती है और उस युवक का नाम है जीशान कादरी, जिसने इस फिल्म में यानी पार्ट टू में डेफिनेट का रोल भी किया है। और वो इससे पहले कुछ भी फिल्म बैकग्राउंड से नहीं था, फिल्मी बैकग्राउंड से वो दूर दूर तक रिश्ता नहीं रखता था, लेकिन उसके दिमाग में था कि एक फिल्म बनानी है, फिल्म लिखनी है या उसमें काम करना है, और वो काम कर जाता है। तीसरे पॉइंट पर आते हैं डेवलपमेंट में, ब्लेंडिंग रियल इंसिडेंट विथ इमेजिनेशन इन गैंग्स ऑफ वासेपुर। बहुत सारे रियल इंसिडेंट्स थे, यानी जो जीशान कादरी है उसने बहुत सारे रियल इंसिडेंट लिख के दिए, उसमें रियल नाम दिए कि इस नाम का आदमी था, उसे कुछ ढंग से ब्लेंडिंग किया गया, यानी मिक्स किया गया इमेजिनेशन के साथ। लेकिन रियल इंसिडेंट का जो एसेंस है, जो उसका सुगंध है, उसे बरकरार रखा गया ताकि वो उसी तरह से लगे जैसा वास्तविक घटना होता हुआ दिखता है। मुंह देखो, हमारा मुंह देखो, उठाओ। जो सोचा ही नहीं गया था उसके बारे में सिर्फ रेफरेंस दे दिया गया कि भाई यहाँ पर ये लोग इस बारे में बात करेंगे, दैट्स ऑल। इससे हुआ क्या कि रियल चीज निकल के सामने आई। स्क्रिप्टिंग में एक ऐसी चीज की गई जो डिफरेंट था इसमें, यानी स्क्रिप्ट कई जगह पर टूटा हुआ था, अधूरा था और बहुत छोटा था। यानी इसमें कई जगह ऐसे ढंग से लिखा गया इंसिडेंट को कि भाई ये हीरो और हीरोइन या कोई इसके अंदर का किरदार, ये जा रहे हैं और बाजार में जा रहे हैं बात करते हुए, बाजार में जा रहे हैं बात करते हुए, इतना लिखा गया। लेकिन क्या बात करेंगे, कैसे करेंगे, नो, कोई ज़रूरी नहीं है। वो कैसे करेंगे उस समय देखा जाएगा, उस समय उसको इम्प्रोवाइज़ किया। इम्प्रोवाइजेशन के लिए लोगों को, यानी जितने भी एक्टर हैं उनको छूट दी गई कि अगर आपका इम्प्रोवाइजेशन अच्छा रहा तो डेफिनेटली उसे हम फिल्म में रखेंगे। ऐसा नहीं कि जो शब्द हम बोल रहे हैं उसी शब्द को बोलना है। एक दो डायलॉग्स ऐसे हैं जिस डायलॉग को उन्होंने सोच के ही रखा था कि भाई इस डायलॉग को तो हमें रखना ही है। अब सीन पर जाकर के जिस समय हम शॉट ले रहे हैं उस समय रियल वे में समझाया गया और वो लोग अपने अपने डायलॉग्स बोले, जिसमें कई डायलॉग्स उनके अपने होते थे, खुद के निकाले हुए होते थे, यानी उसी जगह पर वो खुद प्रोड्यूस करते। मैंने डायरेक्टर को भी मालूम नहीं है कि वो क्या बोलेंगे, आधार मालूम था लेकिन क्या बोलेंगे, और उसमें अगर रिटेक हुआ या अच्छा नहीं लगा तो उसको रिटेक करते थे, और अगर अच्छा लग गया तो उसे रख लेते थे। इसमें फ़ायदा क्या हुआ कि लोगों को, इसको हम डायरेक्शन पार्ट में भी बताएंगे, डेवलपमेंट पार्ट अभी चल रहा है, डायरेक्शन के भी पार्ट में बताएंगे। इससे हुआ क्या कि रियल चीज़ निकल के सामने आई।
डेवलपमेंट स्टेज के बाद आता है प्री प्रोडक्शन का स्टेज। इस फिल्म का प्री प्रोडक्शन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी कास्टिंग, द कास्टिंग प्रोसेस एंड मुकेश छाबड़ाज रोल। देखिए, मुकेश छाबड़ा इसी फिल्म के जरिए एक तरह से उभर कर आए। इससे पहले भी वो कास्टिंग का काम करना शुरू कर दिए थे, लेकिन इस फिल्म ने उन्हें वो जगह दिलाई जो बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स का एक सपना होता है। इस फिल्म में मुकेश छाबड़ा जी को बताया गया कि भाई आपको इतने सारे कास्ट हमारे लिए करना, ढेर सारे एक्टर, जो मेन एक्टर्स हैं उनको छोड़ दीजिए, बाकी छोटे छोटे इतने सारे एक्टर्स को लाना बहुत बड़ा चैलेंज था। और हर एक का जो चेहरा है, आप जब देखेंगे फिल्म को या देखते ही होंगे, आपको लगता है यस, ये रोल के लिए यही परफेक्ट है। और कास्टिंग के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। बनारस में जाकर हमारे स्टूडियो में भी इनकी कास्टिंग हुई थी। वहाँ पर 2010 की बात मैं कर रहा हूँ, हमारे स्टूडियो को भी हायर किया गया था। बनारस में मेरा स्टूडियो है, तो उसके लिए भी कास्टिंग के लिए ढेर सारे लोग आए। हम लोगों ने भी बहुत सारे कास्टिंग के लिए उनको चेहरा दिखाए। डेफिनेटली जो मनोज बाजपेयी हैं या और 2-3 ऐसे बड़े एक्टर, वो डायरेक्टर के जहन में, अनुराग जी के जहन में पहले से ही था, उन्होंने अलग ढंग से कास्ट किया। लेकिन जो बाकी कास्टिंग है वो इस टीम ने, मुकेश छाबड़ा की टीम ने बहुत बखूबी निभाई। दूसरे पॉइंट पर आते हैं प्री प्रोडक्शन के, चूजिंग शूटिंग लोकेशंस बियॉन्ड वासेपुर। तो इसमें जो शूटिंग होना था वासेपुर में, वो वहाँ नहीं हो पाई, क्योंकि वहाँ पर जब पूरी टीम गई, वहाँ पर जाकर देखा तो लगा कि नहीं, यहाँ पर शूटिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो उस समय, यानी 2010 की बात कर रहा हूँ, 10-11 की बात, उस दौरान भी जो वहाँ का माहौल था, वो माहौल उस तरह का नहीं था कि वहाँ पर आप प्रॉपर शूट कर सके। तो वैसा ही चीज़ कहाँ पर मिल सकता है? तो बनारस और आसपास, चुनार एक जगह है बनारस के आसपास, तो वहाँ पर शूटिंग की गई। कुछ पोर्शन बिहार में भी किया गया। तो अगल बगल के क्षेत्रों में मेन जगह पर उस पोर्शन को शूटिंग किया। बनारस में काफ़ी किया गया। पूरे टीम को बनारस में ठहराया। बनारस के बहुत सारे कलाकारों ने इस फिल्म में अपना काम भी किया। तो लोकेशन को शिफ्ट किया, लेकिन उसका जो थीम है, जो उसका वासेपुर का जो एक ऑरा है, उसको बरकरार रखने की भरपूर कोशिश की गई। और सारे लोकेशन उनको बहुत कम पैसे में भी मिल गए, क्योंकि वो उनका एरिया था, उनका इलाका था, तो बहुत सारे लोग जान पहचान के मिल जाते थे। तो शूटिंग के लिए लोकेशन को फ्री में अवेलेबल कराना या शूटिंग के लिए परमिशन ईज़िली दिलवा देना, ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट बना, ताकि बजट कम लगे और हमारा जो ग्रेंजर है वो प्रॉपर आए। तीसरा जो पॉइंट होता है वो है हाउ कास्ट प्रिपेयर फॉर देयर रोल्स, ऑडिशन टू वर्कशॉप। उसका ऑडिशन किस ढंग से आप ले रहे हैं। कई बार क्या होता है, ऑडिशन के बाद जब फाइनल स्क्रीनिंग होती है, जैसे 4-5 लोग शॉर्टलिस्ट हुए, उसके बाद जब फाइनल स्क्रीनिंग हो रही थी, तो उसमें अनुराग जी भी बैठ कर के उन ऑडिशंस को देख रहे थे, बड़े आर्टिस्ट्स का भी और जो छोटे ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उनका भी। तो ऑडिशन टू वर्कशॉप, हर एक कैरेक्टर ने अपने कैरेक्टर में ढलने के लिए बहुत सारा काम किया, बहुत सारा मेहनत किया और इंटरेस्ट लेके किया। ऐसा नहीं कि ये करना है, उन सबको लग रहा था कि ये फिल्म हमें कहीं ऊंचाई तक पहुंचाएगी। और यही होता है, जब आपका टीम उस फिल्म को अपना मान लेना, तो फिल्म बहुत ऊपर जाती है। नेक्स्ट है ट्रू इवेंट्स दैट इंस्पायर्ड द कैरेक्टर्स ऑफ द फिल्म। ऑडिशन और वर्कशॉप के दौरान हर एक कैरेक्टर से, हर एक आर्टिस्ट से, मेन जो आर्टिस्ट है, उनसे पूछा गया कि भाई इस जॉनर में, इस तरह के जो सीन आप करने जा रहे हैं, इसमें आपकी अपनी कोई अनुभव है। तो लोगों ने अपना अपना अनुभव शेयर करने लगे और जो अनुभव उनको अच्छा लगता था, अनुराग ने उसको अडॉप्ट किया। नवाजुद्दीन ने बताया डायरेक्टर को कि भाई मैं एक लड़की के साथ डेट करने गया था, तो लड़की का हाथ पकड़ लिया था, तो उसने ज़ोर से डांटा कि भाई क्यों हाथ पकड़ा, पहले पूछना चाहिए था। तो सेम चीज़ को इन्होंने इस फिल्म में भी डाला। आप देखिए सीन। सॉरी। हाँ, पूछ के रखिए, हाथ कोई मना थोड़ी है। किस तरह से जब रियल इंसिडेंट को आप फिल्म में लाते हैं तो कितना लाइव बन जाता है, कितना डिफरेंट वे में लोगों को एक नया कुछ पंच मिलता है। तो इस फिल्म से ये चीज़ सीखने वाली है कि हर एक कैरेक्टर से इन्होंने भरपूर उनके बारे में पूछा, उनसे जाना कि इस पे आप अपना क्या इनपुट्स दे सकते हैं। और लास्ट है प्री प्रोडक्शन का कोलैबोरेशन एंड क्रिएटिविटी, द फ्रीडम गिवन टू क्रू एंड एक्टर्स इन गैंग्स ऑफ वासेपुर। यानी इसमें फ्रीडम दिया गया क्रू को भी और एक्टर्स को भी कि भाई आपका अगर कोई ओपिनियन रहा, कोई इस तरह का क्रिएटिव इनपुट्स रहा, उसे आप बताइए, चाहे डायलॉग्स के फॉर्म में हो या शॉर्ट टेक करने के माध्यम से आप कुछ नया बताना चाहते हैं। तो मनोज बाजपेयी ने कहा कि इस कैरेक्टर का नाम जो सरदार खान नहीं हो सकता है। तो अनुराग जी को अच्छा लगा कि बहुत अच्छा नाम है सरदार खान, तो इस फिल्म में सरदार खान ही रखा गया। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो इसके बारे में आप और पढ़ेंगे, जानेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो फिल्म में स्क्रिप्ट में थी ही नहीं, उसे इसमें
इंट्रोड्यूस किया गया और वो चीज़ लोगों को अच्छी भी लगी। अब हम आते हैं इसके म्यूज़िक पार्ट पर। इसका म्यूज़िक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सॉन्ग के रूप में हो या इसका बीजीएम के रूप में यानी बैकग्राउंड म्यूज़िक के रूप में हो, दोनों ही बहुत कमाल के हैं। जितने भी गाने हैं उन गानों को एक अलग ढंग से रिकॉर्ड किया गया। ये पूरा ऑर्केस्ट्रा के साथ जैसे एक फिल्म की रिकॉर्डिंग होती है प्रोग्रामिंग के साथ, ऐसा नहीं, नॉर्मल रखा गया। तो उसके बारे में हम एक एक करके पॉइंट बताते हैं कि इसमें नया क्या चीज़ मिला। एक एक करके पॉइंट्स वाइज बताएं तो शायद आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। फर्स्ट है क्रिएटिंग द ऑथेंटिक साउंड ट्रैक, स्नेहा खानवालकर प्रोसेस। देखिए, स्नेहा खानवालकर एक उभरती हुई म्यूजिक डायरेक्टर उस समय थी और उनको जो भी चीज़ दिया गया यानी अनुराग कश्यप ने जो समझाया उसे बखूबी उन्होंने निभाया। तो उन्होंने हर एक गाने के लिए अलग ढंग से प्रयास किया और दूर दूर जा कर के यानी बिहार के कई जगह पर गए, पटना में जाकर रिकॉर्डिंग किए, बनारस में रिकॉर्डिंग किए, कई जगह पर गए और वहाँ जा कर के ऐसे ऐसे कलाकारों को, ऐसे ऐसे वाद्य यंत्रों को खोज निकाला जिसके ज़रिए वो इस गाने के रिकॉर्डिंग को अंजाम दिया। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, द यूनिक साउंड फॉर फिल्म, लाइव इंस्ट्रूमेंट्स विथ बिहारी फोक सॉन्ग्स। घटना चूंकि बिहार का था तो बिहार का आवाज़ होनी चाहिए, तो बिहारी फोक जो फोक म्यूज़िक होते हैं उसे लिया गया। एक तो इसमें फ़ायदा होता है कि इसका कोई राइट्स नहीं लेना पड़ता है क्योंकि ये कॉपीराइट फ्री होता है। इसकी कोई भी म्यूज़िक आप उठा ले, किसी लिरिक्स राइटर से कुछ लिखवा लीजिए और लिरिक्स राइटर खुद ही आपको लिख के भी देंगे और धुन भी बता देंगे कि भाई ये प्रचलित धुन है, ये लोक धुन है। तो जो भी फोक साउंड होते हैं, फोक सॉन्ग होते हैं, फोक का जो म्यूज़िक होता है उसका राइट्स नहीं होता है और वो सुनने में भी अच्छा लगता है कि सुना सुना लगता है। और ये 1940 से लेकर के लेट 90s तक का ये फिल्म है। तो उस दौरान जैसे जैसे फोक्स आए या जिस फोक्स का ज़्यादा उधर प्रयोग हुआ था उन फोक्स को लेकर के आए और एक नए ढंग से आए। इंस्ट्रूमेंट के तौर पर जैसे कि मैं बताऊं कि हारमोनियम, ढोलक और ऐसे एक्रोस्टिक इंस्ट्रूमेंट जो नॉर्मली यूज़ होता है बिहार के लोकगीतों में, उनका प्रयोग किया गया और साउंड के लिए, आवाज़ के लिए ऐसे गायक गायिकाओं को खोजा गया जिनकी आवाज़ कुछ अलग थी। तीसरा है टिपिकल कैची वर्ड्स यूज्ड। इसमें जितने भी वर्ड्स यूज किए गए फोक गानों में गजब का टिपिकल बिहारी वर्ड्स और कुछ नए नए वर्ड्स। जैसे आप ये गाना सुने होंगे, उमनिया का मतलब ओमेन, तो हम लोग वुमेन बोलते हैं, वुमेन मैंने वो औरत, और वहाँ पर बिहार में हर चीज़ में या लगा देते हैं लोग उसको और प्यार ढंग से बात करने के लिए। कोई मनोज है तो मनोजवा बोल देंगे, सुरेश है तो सुरेशवा बोल देंगे, तो उससे अपनापन मिलता है। तो उसी तरह से वुमेन है तो उसे वो उमनवा। तो ये जो वर्ड्स आया ये लोगों को अच्छा लगा। एक आप देखे होंगे जिया हो बिहार के लाला, तो जिया हो बिहार के लाला, तो लाला वर्ड एक अलग एक कैची वर्ड है। जिया हो यानी जियो, तो जियो एक नॉर्मली कहा जाए तो ये भोजपुरी गाना, लेकिन इस गाने को मेन स्ट्रीम फिल्मों में इस तरह से प्रयोग हुआ कि लोगों को अच्छा लगने लगा। जो मेन स्ट्रीम के दर्शक हैं जिन्हें भोजपुरी से कोई लेना देना नहीं, उन्हें भी ये गाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एक गाना है तार बिजली से पतले हमारे पिया, तो तार बिजली माने बिजली का जो तार है उससे भी पतला, ये एक शादी का गाने हैं कि उसमें सास को भी लाया गया, ननद को भी लाया गया, कई लोगों को लाया गया कि इसके वजह से हमारे जो हस्बैंड है, जो हमारे पिया है, वो इतना पतले हैं। तो इसमें नवाजुद्दीन को दिखाया गया, नवाजुद्दीन वाकई में बहुत दुबले पतले इसमें लग रहे हैं। तो तार बिजली से पतले, तो तार बिजली ये वर्ड कैची था। तो इस तरह के बहुत सारे गाने आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये भी गाना डिफरेंट। हर एक गाने में आपको एक नया वर्ड मिलेगा जो कैची है, जो हुक वर्ड्स है। नेक्स्ट है यूजिंग कॉन्ट्रास्टिंग सॉन्ग, द इनोवेटिव वर्क्स ऑफ वरुण ग्रोवर। देखिए, इस फिल्म से कई लोग आए, वरुण ग्रोवर भी आए। उन्होंने इस फिल्म के लिए जो इनोवेटिव वर्क्स किया और उसका जो यूज़ किया गया फिल्म में एकदम कॉन्ट्रास्ट, जहाँ पर जिया हो बिहार के लाला और एक खुशी की तरह पर गाया जा रहा है, बहुत उत्साह से गाया जा रहा है, वहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कोई ऐसा आदमी जो पूरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, भले ही वो पॉजिटिव वे में ना हो, नेगेटिव कैरेक्टर है, लेकिन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। तो मनोज बाजपेयी का जब मर्डर हो रहा है, जिस समय उसकी जान जा रही है, उस दौरान पीछे से ये गाना लगाया गया, पूरा कॉन्ट्रास्ट यूज़ किया गया। तो इस तरह से बहुत सारे गाने इस फिल्म में हैं जो पूरा कॉन्ट्रास्ट वे में है। एक और उदाहरण हम नेक्स्ट पॉइंट में देंगे और वो है फ्यूनरल सॉन्ग्स। बिहार में क्या होता है, जब कोई मर भी जाता है ना, तो भी बैंड बाजे के साथ उसकी अंत्येष्टि की जाती है। बताइए, अंत्येष्टि के लिए भी अलग से गाना बनाया गया, लेकिन वो गाना नया नहीं था। जो उस दौरान की फिल्में चली थी
उन फिल्मों के गाने को इस ढंग से परोसा गया जैसे लग रहा है कि जो विदा लेके गया यानी जो मर गया उसके लिए गाया जा रहा है। जैसे याद तेरी आएगी, याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी। ये कितना अच्छा है। एक लवर्स आपस में एक दूसरे के लिए गा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उसके लिए गाया जा रहा है जो आज डेथ कर गया है, जो मर गया है, तो याद तेरी आएगी। और इस गाने को जो फिल्माया गया है, आप देखिए बैंड पार्टी के साथ, यानी बैंड बज रहे हैं, इसकी रिकॉर्डिंग भी बैंड के साथ हुआ है, और जो गा रहा है वो ऑर्केस्ट्रा टाइप का ड्रेस यानी चमक धमक वाला ड्रेस पहन करके माइक में गा रहा है, और उधर अंत्येष्टि की तैयारी चल रही है, लोग रो रहे हैं, और यहाँ पर पूरा ऑर्केस्ट्रा के साथ यानी बैंड पार्टी के साथ गाना गाया जा रहा है। तो ये कॉन्ट्रास्ट अलग देखने को मिलता है कि इस तरह की चीज़ वाकई में हमने तो देखा है बिहार में कि हाँ, बुढ़े लोग जब मरते हैं तो बैंड जाती, आज भी जाती है, लेकिन वाशेपुर वगैरह जगह पर जैसे धनबाद जैसे एकदम टिपिकल बिहार वाले, जो आज तो झारखंड में आ गया है ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पर भी ये रिवाज है कि कोई अगर मर जाता है तो बैंड पार्टी आती है, बुलाया जाता है, वो लोग गाना गाते हैं या बैंड बजाए जाते हैं और धूमधाम से उनकी विदाई की जाती है। याद तेरी आएगी। एक गाना है तेरी मेहरबानियाँ, बताइए फिल्म का भी नाम तेरी मेहरबानियाँ थी, उसमें तेरी मेहरबानियाँ तेरी कदरदानियाँ, ये गाने को भी आप देख रहे होंगे, इसको भी उसी ढंग से जब जब एक मौत हो रही है तब तक एक उस दौर का गाना गाया जा रहा है। तो ये एक नया चीज़ देखने को मिला, और इसकी रिकॉर्डिंग भी बैंड पार्टी के साथ अलग ढंग से किया गया। ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल साउंड ट्रैक लिया गया, हाँ डेफिनेटली इस साउंड ट्रैक के लिए उन्होंने परमिशन लिया होगा, उसकी कॉपीराइट ली होगी, तभी इस गाने को डाला, लेकिन बहुत बेहतरीन ढंग से इसका यूज़ किया गया। अब आते हैं हम फिल्मिंग पर, यानी सिनेमेटोग्राफी पर। इस फिल्म के जो डीओपी हैं वो है राजीव रवि, जो काफ़ी मशहूर डीओपी उस समय भी थे, और उसके बाद तो कई लगातार बड़ी बड़ी फिल्में इन्होंने किया, और अनुराग जी के साथ शुरू से ये कई फिल्मों से जुड़े रहे और आगे भी जुड़े हैं। साथ ही एक दूसरे डीओपी जो सेकेंड यूनिट को संभाला वो है श्लोक शर्मा जी। वो चेजिंग शॉट के लिए उनको रखा गया था, कुछ पार्ट उनको दिया गया और बेहतरीन ढंग से उन्होंने भी किया। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन था बहुत बढ़िया था। अब एक एक करके पॉइंट बताते हैं कि इसमें नया क्या हुआ। पहला कि इस पूरे फिल्म को उस समय डिजिटल आ चुका था, डिजिटल पर शूटिंग चल रही थी, यानी रेड वन आ चुका था, रेड वन पर काम भी हो रहा था, लेकिन इन्होंने एरीफ्लैक्स का फिल्म मंगवाया, यानी सेलुलाइट कैमरा मंगवाया, वो एरीफ्लैक्स 435 एक्सट्रीम, और दूसरा एरीफ्लैक्स का 535, और इन दोनों कैमरों का यूज़ इस ढंग से किया जैसे आज डिजिटल कैमरा लोग करते हैं, कहीं पर भी कैमरा लगा देते हैं, कहीं पर भी दौड़ा देते हैं, कहीं पर भी रनिंग शॉट ले लेते हैं। तो उस तरह से एज ए डिजिटल कैमरा इसका यूज़ किया गया, क्योंकि बहुत फास्ट मूवी है, और इतना फास्ट मूवी के लिए सेलुलाइट कैमरे का इस ढंग से यूज़ करना मैंने पहली बार देखा। इससे पहले भी हमने राम गोपाल वर्मा जी के बहुत सारी फिल्मों में देखा था, शिवा में आप देखिए। तो चूँकि उनके साथ अनुराग कश्यप जी काफ़ी दिन थे, तो इन्होंने भी उस चीज़ को अडॉप्ट किया और पूरी तरह से सेलुलाइट कैमरे को डिजिटल कैमरा बना करके यूज़ किया। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, यूजिंग हिडन कैमराज फॉर गुरिल्ला शूटिंग। बजट कम थी और उन्हें लाइव शूट करना था, ताकि लोगों को लगे कि ये मैं लाइव अपने आंखों के सामने देख रहा हूँ। तो इसके लिए हर जगह परमिशन लेना बहुत ज़्यादा दुरूह काम था और बहुत टाइम टेकिंग था। लेकिन इसमें जो रियलिस्टिक फिल्म होता है उसमें ओरिजिनल जाम के बीच में दौड़ते हुए आ रहे हैं। अब इसके लिए गुरिल्ला वे में शूटिंग किया गया, यानी हिडन कैमरा यूज़ किया गया, कैमरे को हाइड करके शूट किया गया, जिसके लिए 7D कैमरे का यूज़ किया गया, 5D Mark II उस समय था, Mark II का यूज़ किया गया, 3 आ चुका था लेकिन 3 यूज़ नहीं हुआ, तो इन कैमरे का भी यूज़ किया गया हिडन कैमरे के रूप में। अनुराग कश्यप जी इस तरह की चीज़ों के लिए माहिर हैं। वो लोकल ट्रेन में भी अगर कुछ शूट करना होता था तो पूरा का पूरा लोकल ट्रेन को कैप्चर कर लेते थे अपने आदमियों से, उसके बाद शूट कर लेते थे बिना परमिशन के। तो नेक्स्ट है डिज़ाइनिंग एंड शॉट प्लानिंग फॉर एक्शन सीक्वेंस। इसके अंदर जो एक्शन सीक्वेंस थे, कुछ बड़े बड़े एक्शन, मेनली जो फर्स्ट पार्ट में आप स्टार्टिंग में एक्शन सीक्वेंस देखेंगे, उसी का आप नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड पार्ट में, वो पूरा 9 से 10 मिनट का जो एक एक्शन सीक्वेंस है जिसमें केवल फायरिंग, हज़ारों राउंड फायर हो रहे हैं, बम गिर रहे हैं, तो उसको इतने अच्छे से डिज़ाइन किया गया, पूरे दिन भर में डिज़ाइन किया गया, रात तक चला, 4 घंटा 5 घंटा चला, और मॉर्निंग के समय जब उन्होंने शूटिंग चालू की तो अगल बगल के लोग सोचे नहीं थे कि इस तरह का धमाका होगा। लोग सोचे कि कहीं पर फायरिंग हो रहा है, कोई युद्ध हो गया या कोई टेररिस्ट अटैक कर चुके हैं, इस तरह का पोर्शन हो गया चुनार में जब शूटिंग कर रहे थे। आप थोड़ा सा झलकी देखिए। तो इस तरह की शूटिंग करने के लिए जो सिनेमाटोग्राफर होता है, डीओपी होता है, वो डायरेक्टर के साथ इतना ज़्यादा मैच किया रहता है उसका ब्रेन, और पूरे क्रू को संभालना कि हम कैमरा लेके यहाँ जाएंगे, यहाँ पर ये होगा, और इसके लिए भी तैयार होते थे
कि अगर रीटेक करना पड़े तो क्या करेंगे। वो जान रहा है कि कभी यहाँ भी फायर हो सकता है, उधर भी हो सकता है, क्योंकि इतनी बार रिहर्सल तो नहीं होगा, लेकिन कैमरा को वाइड एंगल लेंस से इस ढंग से शूट किया गया कि कोई भी चीज़ आपको मिस्टेक नहीं लगेगा। अगर वो कैमरा पैन हो रहा है या शेक भी कर रहा है तो आपको लगेगा रियल है। तो वो जानबूझ के उस तरह से आपको शेक करके दिखाया जा रहा था कि अगर हमसे कोई चीज़ छूट भी जाता है तो हम फिर वापस आ सकें और वो नेचुरल लगे। और उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि कीपिंग इट स्टेडी, द यूज़ ऑफ इजी रिग एंड स्टेडी कैम। हर जगह आपको एक ठहराव मिलेगा। कैमरा जरूर मूव कर रहे हैं, लेकिन इजी रिग के ज़रिए और कई जगह स्टेडी कैम का भी यूज़ किया गया, उसके ज़रिए पूरे के पूरे फिल्म को, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि डिजिटल कैमरे की तरह यूज़ करना, तो ये कमाल का था और इसके लिए डेफिनेटली वो साधुवाद के पात्र हैं कैमरामैन। और लास्ट में क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर विथ लाइटिंग, पूरा का पूरा जो माहौल था ना, लाइटिंग के ज़रिए इतना बढ़िया क्रिएट किया गया था। जहाँ पर लाइट की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर थर्माकोल लेकर दौड़ रहे हैं, सिर्फ आप देखेंगे कि ब्लैक स्कीमर लेकर के दौड़ रहे हैं या ब्लैक कटर लेके दौड़ रहे हैं, ब्लैक फ्लैग लेके दौड़ रहे हैं, वाइट पेपर लेके दौड़ रहे हैं। तो कुछ भी किसी का भी यूज़ करके लोगों को एटमॉस्फेयर को एकदम फील करके अच्छा देना। और नाइट के सीन में जहाँ पर लाइट यूज़ होते हैं, टंगस्टन लाइट्स का मैक्सिमम टंगस्टन लाइट यूज़ हुए हैं, कुछ जगह पर पार केवल बैकग्राउंड को फिल करने के लिए यूज़ हुआ, बाकी सारे टंगस्टन लाइट्स के ज़रिए येलो इफेक्ट और बढ़िया काम किए हैं। यानी एटमॉस्फेयर को बहुत अच्छे ढंग से क्रिएट करने की कोशिश किया गया। तो इसमें डीओपी निश्चित तौर पर डायरेक्टर को फुल 100% सपोर्ट करते हुए इस फिल्म को आगे लेके जाते हैं। और लास्ट में आते हैं डायरेक्शन पर, यानी हाउ अनुराग कश्यप डिड मोर विथ लेस। वास्तव में कहा जाए तो ये पूरी की पूरी फिल्म अनुराग कश्यप की है और इन्होंने जो भी किया, चाहे स्क्रीन राइटिंग का काम किया हो या डायरेक्शन का काम किया या सिनेमेटोग्राफी करवाया हो या पूरा कास्टिंग करवाया हो, हर एक में डायरेक्टर की छवि पूरी तरह से दिखती है, क्योंकि वो दिल से कब जब फिल्म बनाता है ना, आप बॉम्बे वेलवेट की तुलना इससे मत करिएगा। और यही है हमारा पहला पॉइंट। अनुराग कश्यप को जब बहुत कम मिलता है ना, उसमें वो बहुत ज़्यादा दे देते हैं। यानी उनको बताया जाए कि भई आपको बस इतने ही बजट में बनाना है, वो बेहतरीन बनाएंगे, क्योंकि उनके पास सब टेक्निक मालूम है कि कैसे कॉस्ट को कट किया जाता है, कैसे कोई चीज़ फ्री में की जाती है। लेकिन जब उनको कम पैसे में आपको अच्छा काम करने के लिए उनको बोला जाएगा तो वो बेहतरीन करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि ये काम एकमात्र राम गोपाल वर्मा जी करते हैं। बड़े लेवल पर बात कर रहे हैं भाई, हमारे जैसे आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो लो बजट पर बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाते हैं, बाहर भी होंगे। मैं नाम किसी का भी ऐसा नहीं करना चाहता हूँ कि ये नंबर 1 है 2 है, लेकिन राम गोपाल वर्मा के बाद लो बजट में और बेहतरीन फिल्म बना लेना और लार्जर देन लाइफ दिखा देना स्क्रीन पर, वो अनुराग कश्यप जी के अंदर कूट कूट के भरी हुई है। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, कैप्चरिंग ऑथेंटिसिटी, द नेचुरल मूवमेंट्स। इन्होंने हर चीज़ ऑथेंटिसिटी के साथ किया, यानी कोई भी चीज़ अगर दिखाना है तो जैसा था वैसा चाहिए, उसके लिए जो भी करना पड़े। तो इस चीज़ में हमने बाइक वगैरह का भी यूज़ देखा, कई जगह पर लग रहा था कि हाँ यहाँ पर तो नयापन दिख रहा है, लेकिन मैक्सिमम जगह जो बाइक यूज़ किया गया, जो उस समय का घड़ी यूज़ किया गया, जो कॉलर रखा गया, जो ड्रेस यूज़ किया, सब ऑथेंटिसिटी के काफ़ी नज़दीक। यानी उनके पूरे टीम को बताया गया भाई ये इस एज का है तो हमारा कोई भी चीज़ दूसरे तरह का नहीं दिखना चाहिए, तो पूरी की पूरी टीम लग गई उसके लिए। और इन चीज़ों में सिर्फ पैसा नहीं खर्च होता है, इसमें समय खर्च होता है, एफर्ट खर्च होता है। तो इसके लिए ये निश्चित तौर पर इन्होंने एक मील का पत्थर रखा कि आपके पास एक लिमिटेड बजट में भी बेहतरीन करने के बहुत मौके मिलते हैं। एक ग्रुएलिंग शेड्यूल, फिल्मिंग 2 पार्ट्स इन 100 डेज। देखिए इतनी बड़ी फिल्म, इतने सारे सीन, इतने सारे कैरेक्टर को अगर आपको शूट करना हो तो एक एक पार्ट कम से कम 100 दिन का होना चाहिए, लेकिन उन्होंने दोनों पार्ट 100 डेज में किए और जमा के किए। ऐसा नहीं आपको कहीं पर भी लगेगा कि ये इसी शॉट को यहाँ पर कट करके उधर चिपका दिया, उधर बहुत कम ही जगह पर, जहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ पर सीन की डिमांड है, वहाँ छोड़ करके कहीं नहीं लगेगा। सब सेपरेट ढंग से मिलेगा। एक छोटे छोटे सीन के लिए मेहनत किया गया, जो सीन सिर्फ 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए भी हो, उसके लिए भी मेहनत आपको दिखेगी इसमें। तो इन्होंने 100 डेज में जो दोनों पार्ट किया और एक साथ कर ले गए, क्योंकि दोनों पार्ट में आपको समानता मिलेगी। अगर अलग अलग करते ना, दोनों पार्ट अलग दिखता, लेकिन चूंकि एक लाइन से चला जा रहा है तो इसलिए 100 डेज में दोनों पार्ट उन्होंने शूट कर लिए, फिर एक को एडिट करके दिए, फिर दूसरे को कि हाँ
कुछ चीज़ें ऐसा था कि जब दूसरे पार्ट की एडिटिंग चल रही थी उस समय भी कुछ चीज़ें अलग से शूट किया गया होगा, लेकिन मेनली जैसे एक कोड़ा मारने का सीन है, जो एक्टर को, पीयूष मिश्रा को पता ही नहीं था कि हमको क्यों बुलाया जा रहा है, उनको फिल्म सिटी में बुलाया गया, बोला कि अच्छा अच्छा आपको ये करना है, तो कोड़ा मार रहे हैं। अब उस सीन को एक पार्ट 2 में अलग जगह लगा दिया, तो उससे लोग समझ गए कि भाई उन्होंने ये गलत काम किया, इसके वजह से वो अपने आप को कोड़ा मार रहे हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे पैच वर्क किया गया, लेकिन मेन चीज़ 100 डेज़ में दोनों पार्ट को फिल्मा लेना बहुत बड़ी बात है, और इतने सफाई से, इतने अच्छे ढंग से। नेक्स्ट है इम्प्रोवाइजेशन ऑन सेट, अनुराग कश्यप्स डायरेक्शन स्टाइल। हर जगह आपको इनके डायरेक्शन स्टाइल मिलेगा, जैसे पहले भी हमने बताया था, इम्प्रोवाइजेशन की पूरी तरह से छूट उन्होंने दी थी। और छूट देने का मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लो, लोग आ रहे हैं अपना पोर्शन, जो अपना स्क्रिप्ट है याद करके, अचानक वहाँ पर वो ऐसा कुछ कर देते हैं कि वो अपना स्क्रिप्ट भूल जाता है, वो वहाँ जो करता है वो नेचुरल करता है। और कई जगह पर तो वो कट बोल नहीं रहे हैं, कैमरामैन रोलिंग जारी रखें, और एक्टर को मालूम है कि जब तक से कट नहीं बोला जाएगा हमको कुछ ना कुछ तो करते रहना है। तो गोली एक जगह फंस जाती है बंदूक में, और उसको लेकर के वो काफ़ी देर तक रह जाते हैं, और फिर वो बाहर निकलता है एक लड़का, और राजकुमार राव जो है, और उसके पीछे पीछे ये दौड़ता है, दोनों लोग दोनों अलग अलग दिशा में चले जाते हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट में था ही नहीं, और वो पूरा चीज़ शूट हो गया, और बाद में उसी को आगे बढ़ा दिया गया, जो हमने बताया कि सेकेंड यूनिट जो कैमरामैन है उनको लेकर के उस चेजिंग शॉट को आगे बढ़ाया गया। तो इस तरह की कई चीज़ें किया गया जो इनोवेटिव था, जो वहाँ पर एट ए टाइम इम्प्रोवाइज़ करके निकाला गया। और इसके लिए इन्होंने हुमा कुरैशी को लास्ट तक स्क्रिप्ट दी ही नहीं, बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, वो हमेशा स्क्रिप्ट मांग रही थी कि हमारा स्क्रिप्ट दीजिए, बोले कुछ नहीं, यहाँ पर आओ बताते। तो वहाँ सीधे शॉट पर जा करके, सेट पर जा करके, वो शॉट के से पहले कि आपको ये करना, ये करना, तो उस समय जो नेचुरल चीज़ निकल के आती है वो एक अलग आती है। तो ये इन्होंने किया कि इम्प्रोवाइजेशन का पूरा मौका दिया, और कभी किसी को डरा दिया, कभी किसी के पीठ पर इतना ज़्यादा ज़ोर से मार दिया। हाँ, जो एक था कि इसमें नवाजुद्दीन को एक थप्पड़ मारना था, तो थप्पड़ मारना था, तो थप्पड़ बोला गया नवाजुद्दीन को, इतना ज़ोर से मारो कि वो अपना पूरा डायलॉग भूल जाए। तो वाकई में नवाजुद्दीन ने उनको इतना तेज थप्पड़ मारा कि वो जब रिएक्शन दे एकदम डिफरेंट आया, और इतना नेचुरल आया कि लोगों को देखकर लगा कि यार इतना बढ़िया कैसे एक्टिंग कर रहा है, जबकि वो कराया गया। उतना बड़ा एक्टर नहीं थे जितना उसमें हम लोग दिखा रहे हैं या देख रहे हैं। और लास्ट है द ब्रिलियंट एडिटिंग बाय द डायरेक्टर। देखिए, इसके एडिटर तो अलग हैं, लेकिन मैं पूरा का पूरा क्रेडिट देना चाहूँगा अनुराग कश्यप को, क्योंकि फिल्म देखते ही लग रहा था कि इनकी एडिटिंग की क्षमता ज़बरदस्त, विलक्षण है। क्योंकि इन्होंने फिल्म को इस ढंग से एडिट किया, इतने सारे सीन को इस ढंग से सजाया कि आपको कहीं भी अनियंत्रित नहीं लगेगा कि इतने ऐसे जो फिल्में होती हैं ना, जिसमें ढेर सारे कैरेक्टर होते हैं, ढेर सारी घटनाएं होती, आदमी समझ ही नहीं पाता है कि क्या दिखा रहा है, और लोग ये सोच के चुप हो जाते हैं कि शायद हमको नहीं समझ में आ रहा है, बाकी लोग तो होशियार हैं, उनको समझ में आ रहा है, लेकिन किसी को नहीं आ रहा है। लेकिन इस फिल्म को आप जब देखेंगे तो 80% चीज़ आपको समझ में आ ही जाएगी। तो ये इनकी खूबी है एडिटिंग की, कि इन्होंने एडिट करके इस ढंग से लगाया। भाई एडिटर ने एडिटिंग का काम किया, लेकिन डायरेक्टर जब बताता है कि उन्होंने डेफिनेटली, देखिए हम जानते नहीं है ना, हम उस समय सामने थे, लेकिन फिल्म एडिट होने के बाद भी ये खुद बैठ करके जब एडिट कराए होंगे कि नहीं इसको यहाँ लाओ, इसको हटा दो, तो इनकी पूरी दिमाग चली होगी। और ये एक डायरेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक अच्छा एडिटर भी हो, क्योंकि क्या रखना है क्या नहीं रखना है ये स्पष्ट रूप से अगर डायरेक्टर को पता रहे तो एडिटर भी बहुत अच्छा एडिटिंग कर लेता है। तो आज का ये एपिसोड कैसा लगा, क्योंकि इस तरह से पुरानी फिल्मों का और भी मैं रिव्यू देना चाहूँगा। अगर आप नीचे लिखते हैं कोई फिल्म के बारे में, किसी फिल्म के बारे में जो पुरानी हो, और आप चाहते हैं कि उसका प्रॉपर हम टेक्निकल रिव्यू दें, तो मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। और ये पार्ट आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।